अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं प्रोफेसर जाम खालिद हुसैन, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर ज़ूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जज़मान आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने सेकेंड ईयर से ऑस्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहली स्लाइड है हमारे पास, ऑस्मो रेगुलेशन टाइटल लिखा हुआ है टॉपिक का। तो यहाँ पे एक पिक्चर मैंने शो की है कि एक कौवा है और वो घड़े के ऊपर बैठा है पिक्चर के ऊपर। तो एक कहानी है जिसका उन्वान होता था प्यासा कौवा, जो कि हम पढ़ते आए हैं और आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। तो इसके हिसाब से, कहानी के हिसाब से, और आज हमारा जो टॉपिक है सिमिलैरिटी की वजह से इसको इंक्लूड की है। तो देखें जी, कौवा एक प्यासा कौवा था। उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए बाग का रुख किया और वहाँ पे गड़ा पड़ा था, और जिसकी वजह से उसने जो है वहाँ पे पानी क्योंकि उसमें कम था और उसमें स्टोन डाले, पानी ऊपर आया और पिया। तो बेसिकली उसने ये क्यों किया, बायोलॉजी के हिसाब से हम देखेंगे तो उसने इसलिए किया कि उसे प्यास लगी हुई थी। उसको प्यास लगी हुई थी, उसको पानी की कमी महसूस हो रही थी, उसने ये किया। तो मतलब उसने बेसिकली ऑस्मो रेगुलेट किया अपने आप को। तो ये कहानी का बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो जी नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है। जो ऑस्मो रेगुलेशन एक्चुअली वाटर और सोल्यूट बैलेंस होता है सेल में। सेल का यानी सेल अपने अंदर पानी और नमकियात का तवाजुन रखता है। इस अमल को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो रिलेटिव क्वांटिटी, यानी ऑस्मो रेगुलेशन में हम रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ वाटर और साल्ट सोल्यूट्स की बात करते हैं। तो उसके बाद ये ऑस्मो रेगुलेशन क्यों करते हैं, ये भाई नेसेसरी है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑफ सेल के लिए ये ज़रूरी है। इसके बगैर सेल सर्वाइव, बॉडी सर्वाइव, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से देखें तो एक्स्ट्रा सेलर जो हमारी इन्वायरमेंट है, यानी हमारा माहौल है, वो 3 कैटेगरी का हो सकता है। यानी एक्स्ट्रा सेलर इन्वायरमेंट या सराउंडिंग या हमारे जो इन्वायरमेंट है जानदार के हिसाब से, वो आइसोटोनिक भी हो सकती है, मे बिकम आइसोटोनिक भी हो सकती है। तो जब आइसोटोनिक होगी मतलब जानदार की बॉडी जैसा ही बाहर माहौल है, तो फिर जानदार के लिए कोई परेशानी का बायस नहीं, उसे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उसके लिए तमाम कंडीशंस इन्वायरमेंट की उसकी फेवर में हैं। तो इसीलिए उसे बैलेंस मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट की वजह से उसे अब इस प्रॉब्लम से, इस परेशानी से निजात मिल जाएगी, क्योंकि बाहर का माहौल बिल्कुल हूबहू वैसा है जैसा उसकी बॉडी का खुद का है। तो आइसो का मीनिंग होता है जी सेम, और टॉनिक का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूट, यानी सेम स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूट सेल के अंदर है और वही स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट यानी पानी में, इन्वायरमेंट में है। तो जानदार के लिए कोई परेशानी का बायस नहीं है, क्योंकि उसके लिए इसको रेगुलेट नहीं करना पड़ा। सेम कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द बॉडी, नो नीड ऑफ रेगुलेशन। तो उसे कोई रेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो फ्री जो है फील कर सकता है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जी, ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक भी हो सकती है, मतलब इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा और साल्ट यानी सोल्यूट कम होंगे। तो हाइपो का मतलब होता है जी लो, और टॉनिक का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूट, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट यानी पानी ज़्यादा है। पानी ज़्यादा है, सोल्यूट कम है। तो अब क्या होगा, जानदार की निस्बत अब जानदार की बॉडी यहाँ पर हाइपोटोनिक हो जाएगी। जो जानदार है, सेल है या बड़ा एनिमल है, फॉर एग्जांपल फ़िश की हम बात कर लें, क्योंकि वो हाइपोटोनिक वाटर में भी रहती है, जिस तरह मतलब रिवर हो गए, कैनाल्स हो गई और स्ट्रीम्स हो गई इनमें। तो अब एनिमल की बॉडी हाइपोटोनिक हो जाएगी, जबकि उसका इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, यानी अब पानी बाहर ज़्यादा है, सोल्यूट कम है, जानदार की बॉडी में साल्ट ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली इन्वायरमेंट से, और पानी कम है। तो अब क्या होगा जी, वाटर जो है बाहर से जानदार के अंदर एंटर होगा और उसके लिए प्रॉब्लम का सबब बनेगा जी। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है आउटसाइड इन्वायरमेंट में, रिलेटिवली मोर वाटर है आउटसाइड इन्वायरमेंट में। तो क्या होगा जी, वाटर एंटर होगा सेल के अंदर और सेल टर्जिड हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा जी, टर्जिड। अब ये टर्जिड होगा,
और ये जानदार के लिए परेशानी का बायस बनेगा, ख़ास तौर पर एनिमल के लिए। प्लांट के लिए तो ये परेशानी नहीं बनेगी, उसके कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसे फ़ायदा ही है क्योंकि उसका प्लांट सेल टर्जिड हो रहा है, उसके लिए फ़ायदे की बात है। उसके बाद एक और इन्वायरमेंट हो सकती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सराउंडिंग में जानदार के, और वो ये है कि उसका माहौल में हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो सकता है, उसकी सराउंडिंग में उसका इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो सकता है। तो इसका मतलब है अब एनिमल बजाते खुद हाइपो हो जाएगा और उसका इन्वायरमेंट हाइपर है। फॉर एग्जांपल आप मैरीन की बात कर लें, समंदर की बात कर लें, सी वाटर की बात कर लें, तो हाइपर का मीनिंग होता है मोर, और टॉनिक का मतलब जिस तरह हम पहले पढ़ते आए हैं, बताते आ रहे हैं, स्ट्रेंथ होता है, और स्ट्रेंथ से मुराद यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूट है, यानी सोल्यूट ज़्यादा हैं, पानी की कंसंट्रेशन, पानी की रिलेटिव कंसंट्रेशन के हिसाब से सोल्यूट ज़्यादा हैं और पानी कम है। तो अब क्या होगा जी, अगर जानदार वहाँ रहता है तो जानदार हाइपोटोनिक हो जाएगा और इन्वायरमेंट उसका हाइपरटोनिक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा जी, अब एनिमल क्योंकि रिलेटिवली लेस वाटर है इन्वायरमेंट में एज कम्पेयर टू एनिमल, मतलब तो अब क्या होगा जी, वाटर लीव करेगा, एनिमल सेल को या प्लांट सेल को लीव कर जाएगा और इन्वायरमेंट में चला जाएगा, और ये परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि अगर प्लांट सेल है या एनिमल सेल है तो ये श्रिंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, श्रिंक हो जाएगा, और मतलब प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, तो ये नुकसान की बात है। तो अगर जानदार ने जिंदा रहना है तो इसको रेगुलेट करना पड़ना है, अदरवाइज उसके लिए सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन है, तो ऑस्मो रेगुलेशन लिखा हुआ है जी नेसेसरी है, ज़रूरी है। ये बात नहीं है कि मतलब जानदार की मर्जी है, करे ना करे, नहीं। इफ़ ही और शी हैज़ टू सर्वाइव देन ही मस्ट डू दैट, तो अदरवाइज एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी और सारे प्रोसेस मैकेनिज्म स्टॉप होने से आप जानते हैं डेथ हो सकती है, बल्कि हो जाएगी। तो डिफरेंट मैकेनिज्म है जी प्लांट्स और एनिमल में। इसके लिए ऑस्मो रेगुलेट करने के लिए वो मजीद फर्दर टॉपिक हमारे आएंगे, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट और ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स का, उसमें ये डिटेल डिस्कशन होगी इसके बारे में। तो यहाँ पे एक डायग्राम शो की गई है, यहाँ पे ये एनिमल सेल पड़ा है, ये प्लांट सेल है, इसी तरह एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड सो ऑन। तो अब ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, जिस तरह ये ऊपर लिखा हुआ है, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब ये हाइपोटोनिक है जी, तो क्या होगा, अब पानी बाहर ज़्यादा है, ठीक हो गया, साल्ट कम है इन्वायरमेंट में एज कम्पेयर टू एनिमल, यानी एनिमल सेल में उलट है। तो अब क्या होगा, वाटर एंटर होगा, जिस तरह ये एरो बता रहा है कि पानी अंदर आएगा एनिमल सेल में, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट पानी अंदर आता जाएगा, इतना आएगा कि जो प्लांट एनिमल सेल है वो इतना टर्जिड हो जाएगा कि वो बर्स्ट होने का उसका एहतमाल है, उसका ख़तरा है, और ज़्यादातर केसेस में बर्स्ट हो जाएगा अगर उसने एनिमल सेल ने ऑस्मो रेगुलेशन ना की। तो इसीलिए ऑस्मो रेगुलेशन की जाती है ताकि एनिमल सेल बर्स्ट ना हो। तो जो ऑस्मो रेगुलेशन कर जाएगा वो बर्स्ट नहीं होगा, जो नहीं कर सकेगा वो बर्स्ट हो जाएगा। इस तरह अब आ जाते हैं जी प्लांट सेल की बात करते हैं। प्लांट सेल में भी पानी आएगा, लेकिन इसकी सेल वॉल होने की वजह से ये टर्जिड तो हो जाएगा बट बर्स्ट नहीं होगा। अब चलते हैं, एक और इन्वायरमेंट होती है जी आइसोटोनिक में जी इसी तरह मतलब सेम कंसंट्रेशन साल्ट एंड सोल्यूट है, साल्ट या सोल्यूट और सॉल्वेंट की है, यानी सेल के अंदर भी और बाहर इन्वायरमेंट में, तो कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि इस एनिमल सेल में एक साइड से वाटर मॉलिक्यूल एंटर होता है और दूसरी साइड से लीव कर जाता है। ये एंटर हो रहा है इस साइड से और ये लीव कर रहा है, तो इसलिए कोई परेशानी का बायस नहीं है। इसे ऑस्मो रेगुलेशन करने की भी कतन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है। और इस तरह प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये है कि पानी, क्योंकि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में पानी एंटर भी हो रहा है और लीव भी कर रहा है, तो इसे टर्जिडिटी क्योंकि चाहिए होती है प्लांट सेल को, तो टर्जिडिटी नहीं हो सकेगी, तो इसीलिए प्लांट सेल फ्लैसिड हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा और मुरझा जाएगा एक सेंस में। और उसके बाद एक नेक्स्ट डायग्राम है जी, इसमें बाहर वाली इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है जी, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक है, जानदार का जो एनिमल सेल है वो हाइपो हो जाएगा, तो मतलब इसमें पानी ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली इन्वायरमेंट से, तो इसीलिए वाटर एनिमल सेल से लीव कर जाएगा। तो रिजल्ट में क्या होगा, प्लांट सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा और एनिमल सेल श्रिंक हो जाएगा। और अब प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होगा जी, पानी लूज करेगा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में, और जिसकी वजह से ये प्लाज्मोलाइज होगा, बहुत जो है ये फ्लैसिड हो जाएगा वेरी एक्सटेंट तक। इसी वजह से इसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, और इस सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल भी कहते हैं।
तो उसके बाद ही हमारे पास स्लाइड जी, तो ये है प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी और इसके लिए नुकसानदेह बात है, तो इसने ऑस्मो रेगुलेशन करनी है अगर इसने सर्वाइव करना है। तो चलें जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की हम बात करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स जो है हमारे पास ये प्लांट उसने दिखाया कि ये ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैबिटेट्स में रहते हैं, हैबिटेट इनके डिफरेंट होते हैं जी। तो क्या है जी, अब इन्होंने भी अडाप्टेशन करनी है, मतलब इन्होंने ये भी 3 तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। वहाँ जहाँ पानी बकसरत होता है यानी अबंडेंट वाटर, जहाँ हाइड्रोफाइट्स रहते हैं, और उसके बाद मॉडरेट इन्वायरमेंट जहाँ पे मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होती है, कभी नहीं होती, तो उसे हम मीज़ोफाइट्स कहते हैं। और ज़ीरोफाइट हैं जी, जहाँ पर पानी के शदीद कमी होती है, जिसे हम क्या खुश्क साली भी कहते हैं, यानी ये रेगिस्तानी इलाकों में होता है, तो ये ज़ीरोफाइट्स वहाँ होते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन है जी हमारे पास यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन है जी हाइड्रोफाइट्स या वाटर लिविंग प्लांट, क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं ये, जिस तरह डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है। हाइड्रोफाइट्स आर वाटर लिविंग प्लांट, हाइड्रो मीन वाटर होता है और फाइट मीन प्लांट होता है, यानी ये वो प्लांट हैं जो रहते हैं पानी में, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं। साल्ट इनसाइड द सेल जो है इनके ज़्यादा होते हैं आउटसाइड द इन्वायरमेंट की निस्बत, क्योंकि ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं एक किस्म के। तो क्या होगा जी, ये पानी इनमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है और जो प्लांट हैं वो हाइपर हो जाएंगे, तो पानी अंदर आएगा, तो एक्सेसिवली वाटर एंटर होता है। तो प्लांट्स को अगर सर्वाइव करना है तो इन्हें ये पानी रिमूव करना चाहिए। तो इस मकसद के लिए इनके पास क्या अडॉप्टेशन है जी, लार्जर लीफ सरफेस है, ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया हो, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादा सरफेस एरिया होने से उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन होती है। स्टोमेटा अपर साइड है ऑफ लीफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो, और उसके बाद स्टोमेटा की तादाद भी बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल हमारे पास है जी ट्रेपा नटेंस, यानी जिसे हम संघाड़ा भी कहते हैं, और नीलम्बो नूसीफीरा, ये प्लांट है, इनकी एग्जांपल है हाइड्रोफाइट्स की। उसके बाद है जी नेक्स्ट स्लाइड, और वो है ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट और मीज़ोफाइट्स अब हम डिस्कस करेंगे। मीज़ो का मीनिंग मीडियम या मिडल या मॉडरेट होता है, और फाइट का मतलब प्लांट है, यानी ये वो प्लांट है जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, उन इलाकों में रहते हैं जहाँ मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर होती रहती है। तो इन्हें पानी मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता, तो इनके अडॉप्टेशन उस हिसाब से हैं। तो स्टोमेटा इनकी लोअर सरफेस में है जी, क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं। डेफिनेटली जब पानी अवेलेबल होगा इन्होंने ट्रांसपिरेशन करनी है और स्टोमेटा ओपन कर देंगे, इवेपोरेशन होगी, और जब पानी नहीं होगा ये स्टोमेटा क्लोज कर देंगे और अपनी सर्वाइवल को यकीनी बनाएंगे। तो इस मकसद के लिए इनके ऊपर क्यूटिकल भी है, अपर सरफेस ऑफ लीव पे, मतलब एपिडर्मिस पे, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होती है ताकि पानी के ज़िया को रोका जाए। तो एग्जांपल है हमारे पास रोज़ा इंडिका, गुलाब का फूल जिसे आप कहते हैं, रोज़ वगैरह, ये हमारे पास एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जी, और वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, और अब हम प्लांट डिस्कस करेंगे ज़ीरोफाइट्स। तो ये जी ज़ीरोफाइट्स हैं, ज़ीरो मीन वेरी ड्राई होता है और फाइट का मतलब प्लांट, ज़ीरेक का मतलब डेजर्ट कंडीशन भी होता है। तो ये वो प्लांट है जो डेजर्ट कंडीशन में रहते हैं जी। तो ये प्लांट एक्सट्रीमली ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, वहाँ पे पानी की शदीद कमी होती है, पानी ना होने के बराबर होता है। रेगिस्तानी इलाकों की बात कर लें, डेजर्ट एरिया में, तो वाटर इनको कंजर्व करना चाहिए हर हाल में। तो इनके पास अडॉप्टेशन उस हिसाब से हैं ताकि अडॉप्टेशन के ज़रिए पानी की कमी पर काबू पा लें। तो इनमें जी ट्रांसपरेशन को ये रिड्यूस करते हैं, ना होने के बराबर ट्रांसपरेशन करते हैं। तो इस मकसद के लिए इनके पास स्मॉल थिक लीव्स हैं, मतलब लेस सरफेस एरिया है। लेस सरफेस एरिया का मुराद जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी ट्रांसपायरेशन, उतनी इवेपोरेशन कम होगी। इसके अलावा थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है ताकि पानी के ज़िया को रोका जाए, क्योंकि क्यूटिकल आप जानते हैं ये लिपिड की कैटेगरी में है। इस क्यूटिकल में लिपिड्स होते हैं, मतलब तो ये लिपिड्स क्या करते हैं जी, पानी के ज़िया को रोकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और इसीलिए पानी को रोकने का मुजब बनते हैं।
तो स्टोमेटा जो है जी लोअर सरफेस में है, और बल्कि लोअर सरफेस में होने के साथ साथ ये गहरी पिट्स में धंसे होते हैं, काफ़ी गहरे होते हैं स्टोमेटा, ताकि इनका डायरेक्ट एक्सपोजर एयर एटमॉस्फेयर से ना हो। और इसके अलावा जैसे नहीं होगा, एक्सपोजर नहीं होगा, तो ट्रांसपिरेशन उतनी इवेपोरेशन कम होगी। तो इसके अलावा ये ड्राई कंडीशन में अपने लीव्स शेड कर देते हैं, ताकि लीव्स होंगे ही नहीं, जब लीव ही नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन ना होने के बराबर रह जाएगी। इसके अलावा इनकी स्टेम जो है ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, सकुलेंट होती है, स्पॉन्जी होती है, ताकि जब कभी थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो ये उसको स्टोर कर लें, आप पानी को अपने अंदर स्टोर कर लें, और जब पानी इन्वायरमेंट में नहीं अवेलेबल होगा उसको ये यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास है जी एलोवेरा है, अकेशिया है, और कैक्टस वगैरह, कैक्टी वगैरह पौधे हैं ये हमारे पास इसकी एग्जांपल के तौर पर। तो ये आज की जो है क्लास थी, आज का लेक्चर था। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।